दोस्तों आप लोग स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन जब क्रिएट करते हैं तो हर एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे एक मेन क्लास बन के आती है और उस मेन क्लास के ऊपर ऑलरेडी एक एनोटेशन लगा होता है @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे कि ये जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन होता है ये कैसे हमारी एप्लीकेशन को रन करता है और ये क्या क्या प्रोसेस करता है सो दैट हम इस पर्टिकुलर स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट का पूरा फ्लो समझ पाएं ताकि हमें इसकी डिटेल में नॉलेज हो पाए कि आखिर हमारी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन का कंट्रोल कैसे कैसे जाता है। देखिए, कई जगहों पे आपने ऐसा सुना होगा कि भाई स्प्रिंग बूट ये जो एनोटेशन होता है, ये एनोटेशन क्या करता है, हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी ऑटो कॉन्फ़िगरेशनल वाली चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ करके आपको दे देता है। लेकिन सम टाइम देखिए ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो एनोटेशन है, इसका क्या रोल होता है? ज़रा समझाइए। तो इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि भाई ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर देता है या कंपोनेंट स्कैनिंग कर देता है। उसी को थोड़ा-सा हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएँगे देखेंगे, ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन करके यहाँ पे बेसिकली एक इंटरफ़ेस है। उस एनोटेशन के हर एक एनोटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई न कोई क्लास या इंटरफ़ेस होता है, तो यहाँ पे एक इंटरफ़ेस है और ये इंटरफ़ेस यानी कि ये जो एनोटेशन है, ये कॉम्बिनेशन है कंपोनेंट स्कैन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का कॉम्बिनेशन है। बाकी देखिए और भी एनोटेशन है, इनका अभी उतना यूज़ नहीं है तो इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। बट ये जो 3 एनोटेशन है, ये 3 मेन एनोटेशन है जो हमारी एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के साथ ऑलरेडी चल रही होती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन या इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन या कंपोनेंट स्कैन ये एनोटेशन का क्या रोल होता है और ये कैसे काम करता है? तो देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जब कभी भी आप स्प्रिंग बूट की कोई एप्लीकेशन बनाते हो, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम एनोटेशन की बात करते हैं इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का क्या मतलब होता है? देखिए, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है, अगर आप इसको जानना है तो यहाँ से आप इसे क्लिक करके देखिए कि इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन जो होता है, ये अपने अंदर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन पैकेज को यूज़ कर रहा है और कुछ चीज़ों को इम्पोर्ट भी कर रहा है। एक ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इम्पोर्ट सेलेक्टर क्लास है ना? उसको भी यहाँ पे कॉल कर रहा है। तो ये जो एनोटेशन है, यानी कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी कह सकते हो कॉन्फ़िगरेशनल चीज़ें होती हैं, वो ऑटोमैटिकली यहाँ पे इन्वोक करता है। आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी कह सकते हो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब हम एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनाते हैं, तो एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास एक pom.xml बन के आता है। pom.xml के अंदर जो भी यहाँ पे हम डिपेंडेंसी दे रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी है, ये डेव टूल की डिपेंडेंसी है, ये डेटा जेपीए की डिपेंडेंसी है। तो जो भी डिपेंडेंसी यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये सारी डिपेंडेंसी को ऐड करने मात्र से इनकी जो जार फाइलें होती हैं, हमारे क्लास पाथ के अंदर ऐड हो जाती है। यानी कि maven डिपेंडेंसी में आपको ये सारा दिखने लगता है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि हमारी ये सारी डिपेंडेंसी हमारे क्लास पाथ के अंदर स्टोर हो जाती है। हमारी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की क्लास पाथ में स्टोर हो जाती है। तो जो इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारा कंसेप्ट है, यानी कि जो स्प्रिंग बूट के साथ यहाँ पे अगर आपने देखा यहाँ इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन चलता है, तो इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, हमारी pom.xml के अंदर जो भी डिपेंडेंसीज यूज की गई होती हैं, उन सारे डिपेंडेंसीज के करस्पॉन्डिंग जितने भी मतलब क्लासेस हैं, उन सारी क्लासेस के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ऑटोमेटिकली अवेलेबल करा के आपको दे देता है। क्वेश्चन है कि क्या इसका मतलब हुआ, है ना? ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, है ना? कई बार ये वर्ड आपने सुना होगा, तो इसको थोड़ा-सा डिटेल में हम समझते हैं। देखिए, डिटेल में समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको अपनी इस पर्टिकुलर रिसोर्स के अंदर जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है ना, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इनेबल करना पड़ेगा और वो प्रॉपर्टी है आपकी डिबग। तो आपको एप्लीकेशन को यहाँ पे डिबग इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा, राइट? डिबग की वैल्यू यहाँ पे ट्रू कर देंगे और ट्रू करके एप्लीकेशन को आप अब यहाँ से रन करेंगे। मे बी मेरी एप्लीकेशन में अभी कुछ एरर आएगा, वो एप्लीकेशन की जो एरर है उसको मैं यहाँ रिजॉल्व करने के लिए, जैसे मैं डेटा जेपीए और माई एसक्यूएल ये 2 डिपेंडेंसी यहाँ पे डाला हूँ, तो इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और एप्लीकेशन को अब रन करता हूँ। देखिए, जैसे आप एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करेंगे, ये एप्लीकेशन रन हुई और सॉरी यहाँ पे कुछ एरर अभी दिखा रहा है।
ओके, यहाँ पे एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरी एंटिटी क्लास के अंदर कुछ चीज़ें यूज़ हो रखी हैं, तो इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ। रेपोजिटरी लेयर पे कुछ चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इसको भी कमेंट कर लेता हूँ, राइट। एंड देन एप्लीकेशन को, यहाँ पे मेरी यूज़र क्लास, राइट, सर्विस लेयर में भी ये यूज़ हो रहा है। ओके, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी इन चीज़ों को हमें यूज़ नहीं करना है और ये सारी चीज़ें हमारी कमेंटेड हो गई। एंड नाउ ऐसे राइट क्लिक करके एप्लीकेशन को हम रन कर देते हैं। अभी हम इसे क्या कर देते हैं, क्लोज ऑल कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। ये एप्लीकेशन हमारी चल गई। देखिए, नॉर्मली जब एप्लीकेशन रन होती थी तो आपको डिबग मोड वहां ऑन नहीं होता था। अभी इस बार मैंने डिबग मोड ऑन कराया है। डिबग मोड ऑन कराने से क्या होता है कि आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है ना, मतलब कह सकते हो कि जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लासेस हैं वो मेमोरी में दिखने लगती हैं। ये सारी क्लासेस वो हो गई जो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड होती हैं स्प्रिंग के अंदर और वो चल रही हैं। तो ये देखिए यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पे कंडीशन इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव मैचेस हैं, ये पॉजिटिव मैचेस हैं, और कुछ यहाँ से अभी आप देखोगे तो यहाँ नेगेटिव मैचेस भी आपको नजर आएंगे। ये देखिए कुछ नेगेटिव मैचेस भी हैं, ठीक है, नेगेटिव मैचेस हैं, और कुछ यहाँ पे आपको इसके अलावा और भी यहाँ पे मैंने मैचेस देखा है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए कुछ यहाँ पे एक्सक्लूजन्स हैं या अनकंडीशनल क्लासेस हैं। तो आपने कहा कि इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या कहानी है। कहानी कुछ इस तरह से है, जो इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन होता है जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर स्प्रिंग बूट के साथ ऑलरेडी चल रहा होता है। जैसे आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लगाते हो उसके साथ इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो एनोटेशन चल रहा होता है, ये एनोटेशन क्या करता है, हमारे पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर जो भी हमारी डिपेंडेंसीज ऐड होती है उन डिपेंडेंसीज की सारी क्लासेस, उनका जो सारा बाइट कोड हमारी क्लास पाथ में स्टोर हो जाता है। और जब वो क्लास पाथ में स्टोर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये जो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट है ये क्या कर देता है, हमारी उन सारी क्लासेस को यहाँ पॉजिटिव टेस्ट केसेस की कैटेगरी में रखता है। तो यहाँ पे पहले ये जानना जरूरी है कि पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव सिनेरियो क्या है और नेगेटिव सिनेरियो क्या है। देखिए पॉजिटिव मैचेस क्या है और नेगेटिव मैचेस क्या है। तो पॉजिटिव मैचेस का मतलब ये हो गया कि ये वो क्लासेस हैं, ये वो क्लासेस हैं, ये वो पर्टिकुलर क्लासेस हैं जिन क्लासेस की एंट्री या कह सकते हो जो हमारी क्लास पाथ में ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने कहा वो क्लास पाथ में कैसे अवेलेबल है, ये कैसे पता चलेगा, यानी कि आपने उसके लिए पॉम डॉट एक्सएमएल में एंट्री करी हुई है। तो पॉम डॉट एक्सएमएल में आपने अगर एंट्री करी हुई है, इट मीन्स वो पर्टिकुलर क्लास हमारी क्लास पाथ में अवेलेबल है। तो अगर वो क्लास पाथ में अवेलेबल है तो मतलब उसकी हमें पॉजिटिव मैचेस मिले हैं। अब उसके लिए हम कुछ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिसमें से ये देखिए एओपी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मैच है, जिसमें कुछ एओपी का फीचर यूज होगा। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन अवेलेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका भी मैच होगा। फिर यहाँ पे डिस्पैचर सर्वलेट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका भी मैच होगा। तो जैसा आप सुने भी होंगे आप लोग कि भाई जब एक स्प्रिंग एप्लीकेशन बनती है तो उसमें डिस्पैचर सर्वलेट तो चलता है, तो उसका भी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होगा। यानी कि ये डिस्पैचर सर्वलेट वही डिस्पैचर सर्वलेट है जो मेमोरी में चलती है ना। तो इसका ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब ये मेमोरी में ऑटोमेटिकली इन्वोक हो गया है और ये क्या करेगा, जितनी भी इनकमिंग रिक्वेस्ट होंगी उसको गेट करेगा, गेट करके रिक्वेस्ट इसके पास जाएगी, फिर ये हैंडलर मैपिंग पे रिक्वेस्ट को लेके जाएगा। वेब डॉट एक्सएमएल से वो हैंडलर मैपिंग से रिक्वेस्ट आपकी रिक्वेस्ट हैंडल करके यूआरएल वगैरह चेक होगा, फिर आपके कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट जाएगा। तो वो सारी कहानी यहाँ पे मैच हो गई, कहने का मतलब ये है। तो पॉजिटिव मैचेस के अंदर ये उन क्लासेस को मेंटेन करता है जो हमारी क्लास पाथ में अवेलेबल है, उनको यहाँ पे दिखाता है। और निगेटिव में उनको दिखाता है जो एक्चुअली में हमारी जिनकी लाइब्रेरी हमारी क्लास पाथ में नहीं है, यानी कि जिनकी एंट्री पॉम डॉट एक्सएमएल में नहीं है। तो जिनकी एंट्री पॉम डॉट एक्सएमएल, इस तरह से देखिए बहुत सारी क्लासेस हैं यार, जिसमें आपको जेडीबीसी टेम्पलेट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी आपको दिख रहा है ना। बट ये डिड नॉट मैच की कैटेगरी में दिख रहा है, सॉरी, ये डिड नॉट मैच की कैटेगरी में दिख रहा है। यहाँ पे देखिए डिड नॉट मैच की कैटेगरी में दिख रहा है, ये सारे डिड नॉट मैच हैं, राइट। तो मैंने शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर दिया। यहाँ पे देखिए और ऊपर अगर आप जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाइए, तो शायद ये डिड नॉट मैच की कैटेगरी में, यस ये देखिए ये नेगेटिव मैचेस की कैटेगरी में है। तो नेगेटिव मैचेस की कैटेगरी का मतलब क्या है, नेगेटिव मैचेस की कैटेगरी का मतलब है कि आपने इन चीजों के लिए, है ना, यानी इन क्लासेस के लिए जो भी यहाँ पे क्लासेस दिख रहा है, जैसे एओटी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो गया या
या अभी आपने देखा JDBC टेम्पलेट था, या यहाँ पे आपको और भी क्लासेस दिख जाएंगी, जैसे डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ये बेसिकली डेटाबेस के लिए होता है, ठीक है। तो ये सब की जो इस सब की जो लाइब्रेरी है क्लास पाथ में नहीं मिली, तो इसीलिए इसको नेगेटिव की कैटेगरी में रख लिया। तो इस तरह की ये कंपोनेंट स्कैनिंग करता है, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो ये जो क्लास है अभी ये देखिए किसकी कैटेगरी में आ रहा है, अभी ये नेगेटिव मैचेस की कैटेगरी में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपने pom.xml के अंदर, राइट, ये जो हमारा pom.xml है, इस pom.xml को ओपन करते हैं और pom.xml के अंदर यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसी है इसे हटा देते हैं, इसे भी यहाँ से हटा देते हैं और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। यानी कि स्टार्टर JPA और प्लस MySQL ये दोनों चीजें ऐड कर देते हैं। इन दोनों डिपेंडेंसी को ऐड करने मात्र से, या इन्हीं नहीं किसी भी डिपेंडेंसी को ऐड करने मात्र से, इन डिपेंडेंसीज की एंट्री अपने आप ऑटोमेटिकली हमारी क्लास पाथ में पहुंच जाती है। यानी कि ये सारी हमारी कह सकते हो कि Maven डिपेंडेंसीज के थ्रू हमारी प्रोजेक्ट की क्लास पाथ में अवेलेबल हो जाती है। तो जब ये क्लास पाथ में अवेलेबल हो जाती है तो जो इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या करता है, इन सारी डिपेंडेंसीज को, है ना, पॉजिटिव की कैटेगरी में, पॉजिटिव मैचेस की कैटेगरी में यहाँ पे लाके दे देता है। देखिए अब ये पॉजिटिव मैचेस की कैटेगरी में यहाँ पे दिखेगा, जैसे मैंने सेव किया तो ये सारे चेंजेस यहाँ पे दिखेंगे। और अगर मैं जैसे ये डेटा सोर्स का स्पेशली चेंजेस मुझे दिखाना है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे आपको डेटा सोर्स दिखाऊं, ओके, डेटा सोर्स एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ नहीं दिख रहा है, लेट मी री रन दैट एप्लीकेशन। एक्चुअली ये चेंजेस हमने pom.xml में किए हैं, तो मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ प्रोजेक्ट को, तो ये पॉजिटिव की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये मैं आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए ये पॉजिटिव कैटेगरी में आ गया ना, और उसी वजह से ये एरर भी आ गया। देखिए ये बहुत ही कॉमन एरर है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी इस तरह की एप्लीकेशन आप बनाते हो, जैसे आप स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनाते हो और इस तरह का एरर आ जाता है, ये एरर क्या इंडिकेट करता है, ये एरर इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपने कोई स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनाई हुई है, जिस एप्लीकेशन में आपने कहीं ना कहीं आप MySQL या DB2 या जो भी डेटाबेस है, डेटाबेस की डिपेंडेंसी डाले हो, साथ में JPA डाले हो, और JPA की वजह से आपका जो डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास है वो पॉजिटिव मैच की कैटेगरी में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो उसकी डिबगिंग यहाँ पे हुई होगी, वो पॉजिटिव की कैटेगरी में आ गया होगा, और इसी वजह से अब हमारी क्लास पाथ में चूंकि वो आ चुका होगा, अब वो क्लास पाथ में आ गया होगा, तो वो जो डेटा सोर्स क्लास है, वो डेटा सोर्स क्लास के अंदर इंटरनली डेटा सोर्स को, यानी कि डेटा को कॉन्फ़िगर करने की क्लासेस लिखी गई हैं, जो हमारे URL, यूजर नेम, पासवर्ड, इन सारी चीजों को गेट करता है। अब उसका क्या उपाय है भाई, अगर इस तरह का एरर आपके प्रोग्राम में आ जाए, देखिए लिख रहा है कि भाई कंसीडर द फॉलोइंग, कह रहा है इफ यू वांट टू एम्बेडेड डेटाबेस लाइक दिस प्लीज पुट द इनटू द क्लास पाथ, आपको क्लास पाथ के अंदर डालना पड़ेगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, देखिए बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस तरह का कोई एरर दिख रहा है, तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन तो ऑटोमेटिकली चला है, तो इसके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि भाई आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, आप अपने ड्राइवर, URL, यूजर नेम, पासवर्ड, इन सारी चीजों की एंट्री यहाँ पे कर दीजिए। और दूसरा ऑप्शन भी है एक, दूसरा ऑप्शन क्या है दिखाता हूं मैं। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है उसके बारे में बाद में बताता हूं, पहले मैं पहला वाला ऑप्शन ही करता हूं। मुझे ड्राइवर देने की जरूरत नहीं है, बस मैं सीधे URL लिखूंगा, URL, ठीक है, डेटा सोर्स डॉट URL लिख देते हैं, डेटा सोर्स, ठीक है, डॉट URL। तो डेटा सोर्स डॉट URL, बट किसके लिए यूज करना है यहाँ पे, वन मोमेंट, URL ही लिखते हैं, और URL लिखे यहाँ पे सर्च करेंगे तो देखिए ये रेडिस डेटाबेस है। ओके चलिए पूरा लिख देते हैं, मैं सोच रहा था स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट, ठीक है, URL, ठीक है, URL इस तरह से लिख देंगे, डेटा सोर्स डॉट URL। कहाँ चला गया भाई डेटा सोर्स URL, टॉम कैट URL, वन मोमेंट भाई, डेटाबेस URL, राइट। तो डेटा सोर्स डॉट URL, है ना, ठीक है, JDBC डेटा सोर्स URL, वन मोमेंट, कहाँ चला गया भाई, सॉरी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे डेटा सोर्स URL
दे दिया। यूआरएल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ JDBC कॉलन MySQL कॉलन लोकल होस्ट कॉलन 3306 स्लैश, ये मेरे पास एक डेटाबेस है, उसका मैं डिटेल दे दे रहा हूँ, राइट। और अगर आपको ड्राइवर भी लिखना है तो ड्राइवर भी लिखेंगे, अगर अदरवाइज यहाँ पे जरूरी नहीं है। यूआरएल के बाद आप यूजर नेम लिख दीजिए एंड देन आप यहाँ पे पासवर्ड स्पेसिफाई कर दीजिए। आपको ड्राइवर की डिटेल यहाँ पे देना कोई ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है। आप यहाँ पे यूजर नेम लिख दीजिए एंड पासवर्ड लिख दीजिए। क्योंकि ड्राइवर हमारा क्लास पाथ में अवेलेबल है, तो ड्राइवर न भी लिखने से हमारा जो ये क्लास है ये मेमोरी में लोड हो जाना चाहिए, राइट। कूल। तो देखिए हमने एप्लीकेशन में ये सारी एंट्री कर दी, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, हमने अपनी डेटाबेस की डिटेल्स यहाँ पे पहुंचा दिया है। अब इसके बाद देखिए एप्लीकेशन जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ पे ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल गई, राइट। एप्लीकेशन अभी भी हमारा नहीं भाई, एप्लीकेशन अभी भी यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रहा है, डेटा सोर्स ओके। यहाँ पे देखिए डेटा सोर्स अगेन इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में डेटा सोर्स से रिगार्डिंग एरर है। बट एक चीज आप यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे एक चीज जरूर आप देखिएगा, बट व्हाट वाज द एरर। एक मिनट रुक जाइए जरा, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। JDBC कॉलन MySQL कॉलन / लोकल होस्ट कॉलन 3306 राइट स्लैश TKHTS, एक्चुअली TKHTS है, राइट। डेटाबेस का नाम मैंने गलत दे दिया था। और यहाँ से मैं एप्लीकेशन को दोबारा रीलॉन्च करता हूँ, है ना। अदरवाइज वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा था, वो जो डेटाबेस मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था वो डेटाबेस नहीं खोज पा रहा था, है ना। तो ये भी ये देखिए ये सारे रीजन्स हैं। और अनेबल टू डिटरमाइन द डायलेक्ट्स, ओके ठीक है। तो ये डायलेक्ट्स को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, तो आप डायलेक्ट स्पेसिफाई कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो hibernate.autoddl यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से मैं डायलेक्ट मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, hibernate.dialect भी अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। MySQL के केस में कई बारी hibernate. ठीक है, AutoDDL से ही हमारा काम हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं होगा देन मैं डायलेक्ट भी स्पेसिफाई करूंगा। देखो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस का आपको करना पड़ रहा है। अगर आप ये चाहते हो कि ये कॉन्फ़िगरेशन ना करना पड़े तो भी हमारे पास ऑप्शन है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे डायलेक्ट भी दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे डायलेक्ट देना कोई मैंडेटरी नहीं था। देखिए मेरा डेटाबेस अगेन मैं यहाँ पे बार बार गलत लिख रहा था, इस डेटाबेस की डिटेल की वजह से ये चीज़ हमारा यहाँ मेंटेन नहीं हो पा रहा था, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम जाएंगे कंसोल के अंदर और कंसोल में यहाँ पे चेक करेंगे हमारा जो डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, उसको यहाँ पे सर्च करते हैं, डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। देखिए डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हमारा इस बार ये पॉजिटिव मैचेस के अंदर देखिए लिखा रहा मैच्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही हमने अपने डेटाबेस की जो डिटेल है, यानी कि डेटाबेस का जो डिपेंडेंसी है वो अपने प्रोजेक्ट में ऐड किया, यानी कि JPA ऐड किया, MySQL ऐड किया, तो इसका क्लास पाथ मेमोरी में ऐड हो गया। अब उस क्लास पाथ के मेमोरी में ऐड होते ही ये जो डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास है ये मेमोरी में कॉल हो गया। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए तो हमारे पास स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इनेबल स्प्रिंग बूट, देखिए यहाँ पे इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, और इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से कॉन्फ़िगरेशन पैकेज या कोई ना कोई ऐसी क्लास होती होगी। इस तरह से अगर हम लंबा खोजेंगे तो टाइम लगेगा। सो लेट मी डायरेक्टली राइट इट, है ना। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे सीधे मैं लिख दूंगा इस क्लास का नाम, राइट। तो सीधे मैंने यहाँ पे लिख दिया जी डेटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो डेटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशन क्लास में अगर मैं लेके जाऊं तो ये मेन क्लास है। देखिए ये जो क्लास है, इस क्लास में अगर आप देखिए ध्यान से तो यहाँ पे देखिए ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस कुछ यूज करा गया है, साथ में यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशन ऑन क्लासेस लगाए गए हैं। क्या कंडीशन लगाया गया है ये चेक करा गया है, मतलब इस पर्टिकुलर ऑटो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन यानी डेटा सोर्स इनेबल कॉन्फ़िगरेशन से क्या हुआ। मतलब देखिए हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस था बस इसको समझना कि @ स्प्रिंग बूट के अंदर जो स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे काम कर रहा है। देखिए ये
हमारा तो यही पर्पस है ना, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को समझना। लेकिन इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इंटरनली मेमोरी में बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल करता है। तो उसमें से हम किसी एक कॉन्फ़िगरेशन की अभी हम बात कर रहे हैं, डेटा सोर्स वाले की, राइट। तो जो डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, ये इंटरनली अपने अंदर कुछ और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करता है, कुछ कंडीशन चेक करता है कि भैया इसके अंदर या तो डेटा सोर्स डॉट क्लास की क्लास होनी चाहिए, या तो एम्बेडेड टाइप का क्लास होनी चाहिए। मतलब इनमें से कोई ना कोई क्लास अगर अवेलेबल है तब उसको मेमोरी में लोड करेगा और इसको आगे बढ़ाएगा, राइट। साथ ही साथ इसमें देखिए, तो आप कहेंगे कि ये डेटा सोर्स क्लास क्या है, तो डेटा सोर्स क्लास के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि डेटा सोर्स के अंदर क्या यूज करा गया। देखिए ये वो डेटा सोर्स है जो आपका गेट कनेक्शन, कनेक्शन की सारी डिटेल, ये सारी चीजें यहाँ पे रखी गई हैं, है ना। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ और क्लासेस हैं, जैसे इन क्लासेस को इंपोर्ट करा गया डेटा सोर्स प्रॉपर्टीज कुछ यूज करी गई हैं। तो मेन डेटा सोर्स प्रॉपर्टी ही है। तो डेटा सोर्स प्रॉपर्टी में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपका जो नेम है, ये देखिए यूजर नेम, यूआरएल, ये वही नेम है, यही वही पासवर्ड है जो आप यूज करते हो कहाँ पे, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में। तो ये सारी चीजें क्या हमारी इस प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ स्पेसिफाई करी गई हैं? तो भैया अगर करी गई हैं तो इनको ऑटोमेटिकली इनको इनेबल करो और इनके लिए मेमोरी में कनेक्शन सब स्टैब्लिश करो। तो इसके अंदर और भी बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इतना हमें पता होना चाहिए कि इस तरह का कुछ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वो मेमोरी में करता है, ठीक है। इन सारी चीजों को करने के बाद समहाउ हमारी जो कह सकते हो कि हमारे डेटाबेस की कनेक्शन की जो डिटेल्स होती है, यानी कि डेटा सोर्स का यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, है ना। तो ये सारी चीजें हमने जब यहाँ से स्पेसिफाई कर दिया तो इन सारी चीजों को उसने रीड करा मेमोरी से। जो डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास है उसने इसको मेमोरी से रीड करा, और रीड करके हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो कनेक्शन सब स्टेब्लिश कर चुका है। तभी जब जब हम किसी भी जगह पे हम वो कनेक्शन को यूज करना चाहते हैं तो वो यूज कर पाते हैं, राइट। इवन इस कनेक्शन को हम जेडीबीसी टेम्पलेट में भी यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की कहानी। ये एक एनोटेशन की कहानी हुई, राइट। तो अभी मैं इसको हटा देता हूं। अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास और भी एनोटेशन है। देखिए @स्प्रिंग बूट के अंदर इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अलावा हमारे पास एक एनोटेशन है स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, राइट, और कंपोनेंट स्कैनिंग। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट स्कैनिंग का मतलब बताता हूं। देखिए कंपोनेंट स्कैनिंग का मतलब क्या होता है। कंपोनेंट स्कैनिंग का मतलब ये हो गया कि जब कभी भी, बहुत सिंपल सी बात है, ये बार बार आप सुनते होंगे कि जब कभी भी स्प्रिंग बूट की कोई एप्लीकेशन बनती है तो ये जो एप्लीकेशन है जिस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर है, लेट्स से इसके पैकेज का नाम com.example.demo है, राइट। तो इसी बेस पैकेज की करस्पॉन्डिंग जो भी सब पैकेजेस बनती चली जाएंगी, उन सब पैकेजेस की कंपोनेंट स्कैनिंग ये ऑटोमेटिकली कर लेगा, राइट। तो अगर आप जाके वहां पे देखोगे, ये @component स्कैन करके जो एनोटेशन है, यहाँ पे वो सारा चीज इंटरनली यूज करा गया है। जब ऐसे क्लिक करते करते जाओ आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये बेस पैकेज को कहाँ से उठा रहा है, कैसे उठा रहा है। इस तरह से वो एक ही करके कॉल करता रहेगा और उन क्लासेस की ऑटोमेटिकली कंपोनेंट स्कैनिंग कर लेता है। तो कंपोनेंट स्कैनिंग को जानना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि आपको हमें जब भी आप कोई भी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनाओगे तो हमेशा स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन में अगर आप ये चाहते हो कि आपके जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, जैसे सर्विस लेयर है, रेपोजिटरी लेयर है, या सपोज करिए कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई सर्विस लेयर हो सकता है, रेपो लेयर हो सकता है, एंटिटी हो सकती है, तो उन सारी चीजों की कंपोनेंट स्कैनिंग कर लेगा ऑटोमेटिकली। लेकिन वो सब कुछ इसी बेस पैकेज के अंदर होना चाहिए। com.example.demo, जैसे देखिए मैंने com.example.demo कंट्रोलर, com.example.demo DTO, com.example.demo एंटिटी, इस तरह से हमने रख रखा है। तो देखिए इस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे तो एक अच्छा चीज है। अदरवाइज आपको प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करने का मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि और भी क्या तरीके से हम इसे करते हैं, ना, मैनेज करते हैं। फिलहाल अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, क्या हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम ये चाहें कि भाई नहीं, मुझे यहाँ पे एक नया पैकेज बनाना है, लेट से एक नया पैकेज बनाना है, जैसे com.example.demo नहीं बनाना है, com.example.test बनाना है, और टेस्ट पैकेज में हम कोई क्लास अगर रखते हैं, लेट से टेस्ट क्लास कोई रखते हैं, तो क्या उसकी कंपोनेंट स्कैनिंग हो पाएगी। चलिए रखते हैं हम यहाँ पे टेस्ट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक कोई टेस्ट क्लास बना दिया, टेस्ट क्लास का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया system.out.println, और यहाँ पे लिख दिया टेस्ट इज स्कैन्ड, राइट। इस तरह से हमने क्लास बना दिया और इस क्लास के ऊपर
इसको मैंने @component से एनोटेट कर दिया क्योंकि ये कंपोनेंट क्लास बन जाए। तो और उसके बाद यहाँ से मैं अभी डिबग वाली प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत अभी यहाँ पे है नहीं, है ना। तो @component, सॉरी मैंने गलत जगह से कंपोनेंट को कर लिया, मुझे स्टूडियो टाइप से यहाँ पे @component लेना था, ये मैंने सॉरी एक सेकेंड, हमारी क्लास के ऊपर @component एनोटेशन हमें लगाना वन मोमेंट, यहाँ पे हमने लगा दिया ये स्टूडियो टाइप का, राइट। तो ये हमारा कंपोनेंट क्लास हो गया। तो ये कंपोनेंट क्लास यहाँ पे बना दिया गया है। अब जब हम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो पहली बात तो मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ से देखता हूँ कि क्या इस हमारी क्लास का कंपोनेंट स्कैनिंग ऑटोमेटिकली हो पाएगा। तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी क्लास उस रूट पैकेज के अंदर नहीं है, बेस पैकेज के अंदर नहीं है जहां पे एक्चुअली में इसको होना चाहिए, राइट। वो बेस पैकेज उसके अंदर नहीं है, राइट। देखिए यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल हुआ। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास कोई इस हायरार्की से हट के कोई पैकेज हो और इसकी भी कंपोनेंट स्कैनिंग हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर ही यहाँ पैरेंथेसिस लगाना है, क्योंकि ये एनोटेशन है और एनोटेशन के आगे ऐसे पैरेंथेसिस आप लगा सकते हो, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। अब इस एनोटेशन के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट है, जैसे देखिए इंक्लूड है, ये देखिए इंक्लूड नेम है, जनरेटर क्लास है, प्रॉक्सी बीन मेथड है, ये देखिए यहाँ पे स्कैन बेस पैकेज क्लासेस। अगर आपके पास कई सारे क्लासेस हैं तो आप कई सारी क्लासेस की यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। अगर कोई एक क्लास है तो उसकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेज और इस पैकेज की जो क्लास है, यानी कि इसके पैकेज का जो नेम है, वो पैकेज का नाम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए जैसे ऐसा मैंने करा और एप्लीकेशन को सेव किया तो बाय डिफॉल्ट जो कंपोनेंट इसके हैं वो तो स्कैन होंगे ही होंगे। अब मैंने इसके अंदर ये बोल दिया कि भैया मेरा भी ये वाला जो पैकेज है ना, इसको भी स्कैन कर लेना। देखिए टेस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ से मेमोरी में स्कैन हो गया, राइट। तो कुछ इस तरह की कंपोनेंट स्कैनिंग होती है, उसका बेस पैकेज वहां पे पड़ा रहता है और अगर हम अपना पैकेज देना चाहते हो तो इस तरह से कंपोनेंट स्कैनिंग कर सकते हैं। अगर हमें और क्लासेस और पैकेजेस हैं तो ऐसे कॉमा लगा के हम यहाँ पे और उन पैकेजेस के ऊपर, या चाहें तो हम यहाँ पे डॉट स्टार करके, राइट, जैसे यहाँ टेस्ट लिखा तो टेस्ट के आगे डॉट स्टार करके हम बहुत सारे पैकेजेस को एक साथ कंपोनेंट स्कैनिंग कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, राइट। बहुत सारी क्लासेस को एक साथ कंपोनेंट स्कैन बेसिस पे हम कॉल करवा सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा है। तो ये कंपोनेंट स्कैनिंग का मतलब होता है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, उसको जरा हमें समझने की जरूरत है। वो है जैसे आप @स्प्रिंग बूट लगाते हो ना, तो @स्प्रिंग बूट के साथ यहाँ पे अगर देखिए ध्यान से, तो स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन। तो कंपोनेंट स्कैन मैंने आपको बता दिया, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में एक और बात आपको मुझे बतानी है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी जो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है ना, किसी भी क्लास के लिए मेमोरी में चलती है तो उसकी करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट स्कैनिंग होती है, ये तो आपको पता है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा ये जो प्रॉपर्टी है किसके लिए है, डेटा सोर्स के लिए है, तो डेटा सोर्स वाली क्लास मेमोरी में चलती है और ये सारी डिटेल खोजती है। बट अगर मैं इस पर्टिकुलर डिफॉल्ट बिहेवियर को मैं यहाँ से इसको कमेंट कर दिया, अब जैसे मैंने इसे कमेंट कर दिया, देखिए ऑटोमेटिकली कंपोनेंट स्कैनिंग हो रही है क्योंकि हमारी क्लास एक्चुअली में क्लास 5 के अंदर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉन्फ़िगरेशन क्लास है वो सारी प्रॉपर्टीज मेमोरी में खोजी जा रही हैं। अब वो सारी प्रॉपर्टीज जब मेमोरी में खोजी जा रही हैं, उसको नहीं मिल रहा है तो एरर आ जा रहा है। तो ये जो कंपोनेंट स्कैनिंग का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? या ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी कंपोनेंट स्कैनिंग नहीं बोलिए, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का बिहेवियर, यस, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का बिहेवियर आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे कॉमा लगाइए और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है एक्सक्लूड करने की, एक्सक्लूड करने की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आप एक्सक्लूड, ये भी एक इंटरव्यू का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है कि क्या आप किसी भी, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी, मैं एक चीज की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी चीज की एंट्री, यानी कि कोई भी क्लास की एंट्री अगर pom.xml में आपने करी हुई है और उसके लिए ऑटोमेटिकली इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है और उसको आप डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। यस, हम अपनी इसी क्लास में एक्सक्लूड प्रॉपर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, इसे एट्रीब्यूट बोलेंगे। ये स्कैन बेस पैकेज, ये भी एक एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दे देंगे डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कौन था? ये वही क्लास था जो हमारे डेटा सोर्स के लिए बनाया गया था स्पेशली।
ऐसे बहुत सारी अलग अलग तरह की क्लासेस होती हैं जो अलग अलग, जैसे एओपी वालों के लिए एओपी वाली क्लास थी, ऐसे जैक्सन के लिए भी जैक्सन वाली क्लासेस होती हैं जो जैक्सन की जैक्सन की प्रॉपर्टी यूज करती हैं और ऑटोमेटिकली आपको जो जैसन पार्सिंग वार्सिंग करके देती हैं। तो उन सारी चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो, लास्ट में ऐसे लिख दीजिए डॉट क्लास। अब इतना मात्र लिखने से आपकी एप्लीकेशन पहले नहीं चल रही थी ना, लेकिन अब आप देखिए आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे चल गई, कूल, यहाँ पे चल गई एप्लीकेशन। बट यहाँ पे डिबग प्रॉपर्टी, अच्छा डिबग प्रॉपर्टी हमने नहीं लगाया है, उसको तो मैंने हटा ही दिया था। मैं दोबारा रीस्टार्ट कर देता हूँ एप्लीकेशन को, ठीक है। इस तरह से देखिए एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो गया और अब देखिए मेरे पास यहाँ डेटाबेस की एंट्री भी नहीं है और हमारे pom.xml में सारी कहानी भी है। यहाँ पे आप देखोगे तो pom.xml में हमारा मैवन, हमारे जो JPA है, MySQL है, वो भी है। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने अपनी उस पर्टिकुलर क्लास के लिए, है ना, यानी कि जो डेटा सोर्स, यही मेन वो क्लास थी, डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास, जो पूरी डेटाबेस की ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करती थी, उसको मैंने एक्सक्लूड करा दिया। ऐसे अगर मुझे किसी और क्लास को एक्सक्लूड करना है तो लेट से कि मुझे जैक्सन वाली कोई क्लास होगी, अब वो मुझे डिबग करके फिर से देखना पड़ेगा कि उसकी क्लास का नाम क्या है, तो उसको भी मैं यहाँ पे कॉमा लगा के कर सकता हूँ। तो एक साथ जितना मर्जी उतना क्लासेस को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सक्लूड करवा सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सक्लूड, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में ही एक्सक्लूड प्रॉपर्टी की एक यूज हो गया। और दूसरा क्या हो गया, हमारा कंपोनेंट स्कैनिंग का यूज हो गया। और इसके अलावा जो तीसरी चीज होती है वो क्या होती है, जरा समझिए। तीसरी चीज जो होती है वो होती है स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन। तो स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन क्या का काम होता है, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन का काम ये होता है कि ये स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन इंटरनली मेमोरी में कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर रहा होता है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्या करता है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर चेक करता है कि ऐसी कौन कौन सी क्लासेस हैं जिन क्लासेस के ऊपर @configuration एनोटेशन यूज हुआ है, जिनके ऊपर @configuration एनोटेशन हुआ है, समझ रहे हो आप। क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये ऑलरेडी कंपोनेंट को यहाँ पे यूज करता है। तो सम टाइम जब हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उन एप्लीकेशन से, कोई भी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनती है ना, तो उसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लासेस बनाते हैं, राइट। जैसे जैसे कौन कौन सी कॉन्फ़िग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अपने प्रोजेक्ट में कोई सिक्योरिटी का कॉन्फ़िग बना रहे हैं, राइट। लेट्स से माई सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, हम सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्रिएट कर रहे हैं, या हम मान लीजिए कि किसी एप्लीकेशन के लिए अलग अलग तरह की सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। लेट से हम कोई जावा बीन की कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं, जिस कॉन्फ़िगरेशन को हम यूज करना चाहते हैं, और उन कॉन्फ़िगरेशन क्लास को @configuration एनोटेशन से एनोटेट करते हैं, ऐसे, ठीक है, ये एनोटेट करते हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ कंपोनेंट ही है। तो हमारे स्प्रिंग बूट को कैसे पता चलता है कि भैया हमारे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन क्लास है और इसको भी स्कैनिंग मुझे करनी है, उसको भी चलाना है, तो वो चलता है यहाँ पे @spring boot कॉन्फ़िगरेशन से। क्योंकि @spring boot कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, हमारी क्लास में उन क्लासेस को खोजता है कि भैया जिसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करते हैं। और मुझे याद है कि मैंने एक बार रिपोर्टिंग के लिए यूज करा था। रिपोर्टिंग में हमने एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाई थी। तो कभी भी ऐसी कोई भी क्लास आप बना रहे हो अलग अलग तरह के, वो कौन सा रिपोर्ट था बेसिकली, जैसे हम जब रेस्ट एपीआईज बनाते हैं तो रेस्ट एपीआई बनाते टाइम पे हम एक रिपोर्ट यूज करते हैं, सॉरी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, यस, स्वैगर रिपोर्टिंग के लिए बेसिकली हम उसको यूज करते हैं, राइट। तो स्वैगर में भी हम एक स्वैगर की कॉन्फ़िगरेशन बनाते थे, तो वहां पे भी हम कॉन्फ़िगरेशन क्लास क्रिएट करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास कभी भी क्रिएट करोगे तो उसके ऊपर @configuration यूज करोगे। तो @configuration जब कभी भी यूज करोगे तो इस कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास को स्प्रिंग बूट को कैसे पता चलेगा कि मुझे कॉल करना है, तो वो पता चलेगा यहाँ पे @spring boot कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके, राइट। तो @spring boot के अंदर इन तीनों एनोटेशन का कॉम्बिनेशन होता है, ये समझ लीजिएगा बात। अब यहाँ पे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आ जाता है, क्या हम ये तीनों एनोटेशन लगा के, अगर हम ये तीनों एनोटेशन लगा दें और @spring boot एप्लीकेशन वाली एनोटेशन हटा दें तो क्या हमारी स्प्रिंग एप्लीकेशन काम करेगी, तो बिल्कुल काम करेगी। आप यहाँ से सारी चीजें हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पहले तो ये इसको लगा देता हूँ ताकि मैं अगर इसे हटाऊंगा तो कोई फर्क ना पड़े, है ना। नहीं तो यहाँ से देखिए ये बेस पैकेज को भी मैंने इंक्लूड कर रखा है और ये सारी चीजें। अदरवाइज मुझे इनहेरिट वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, इम्पोर्ट वाली, सॉरी इम्पोर्ट वाली। तो मैंने क्या करा, वो तीनों एनोटेशन उठा के @spring boot एप्लीकेशन हटा के स्प्रिंग बूट ऐप कॉन्फ़िगरेशन
प्लस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्लस कंपोनेंट स्कैन, ये तीनों मैंने यहाँ पे लगा दिया, राइट। जब मैंने ये तीनों यहाँ पे लगा दिया, अब देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन काम कर रही है कि नहीं, चल रही है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे रन कर देते हैं एप्लीकेशन को, दोबारा रीस्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एप्लीकेशन चल रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परफेक्ट चल रहा है। देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है, राइट, कोई एरर नहीं है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो इट मीन्स अब हम इसको अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा, तो बिल्कुल काम करता है ये। सो गाइस, इस तरह से आपने देखा कि एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन, इन तीनों एनोटेशन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसपे कंपोनेंट स्कैनिंग, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, इन तीनों एनोटेशन का अलग अलग यूज किया रहा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।